सुनील शर्मा जी हमारे ईस्ट दिल्ली चैप्टर के चेयरमैन हैं। और उनसे खास लगाव एक कारण और भी है मेरा कि मैं उसी चैप्टर से मैंने भी अपना ज्योतिष का अध्ययन किया है। तो एक अल्मा मैटर पुरातन छात्र का संबंध भी है, उनके साथ हमारा जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं अटैचमेंट फीलिंग हमेशा बनी रहती है इस दिल्ली के साथ। सुनील शर्मा जी ने पिछली बार भी वक्तव्य दिया था और काफी लोगों ने उनकी सराहना भी की थी और सुनना चाहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपका समय है, आज आपके पास, तो आप अपना समय और अनिता जी का समय मिला के जितना आप चाहें। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं आज इस श्रृंखला में किसी श्रोता को आके ये नहीं बोलूंगा कि समय समाप्त हो गया है। ये मैंने प्रण लिया हुआ है और ये सोचता कपूर साहब और केदार साहब का आदेश था कि कपूर साहब कभी भी किसी को रोकते नहीं थे, वहां पर बोलने के लिए उत्साहित करते थे। इन शब्दों के साथ आपका स्वागत है सुनील जी, और आप अपना वक्तव्य चालू करें। धन्यवाद प्रदीप जी। आज इस पैटर्न मेमोरियल लेक्चर सीरीज में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से सब चैप्टर्स का फैकल्टी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है और जिस प्रकार से हमारे गुरुजी की जो हमारे से इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी, उसके पद चिन्हों पर चलते हुए सभी स्टूडेंट और फैकल्टी इसमें बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे जो टॉपिक दिया गया था वीनस के जो 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, तो उसी के ऊपर माय स्क्रीन इज विजिबल? जी सर। जी 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 सुनील जी। शुक्र ग्रह के नक्षत्रों के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि इस पे आपने बोलना है। हालांकि मेरा इसमें कोई पहले से मैंने कुछ नक्षत्रों पे तैयार नहीं किया हुआ था, बट स्टिल आई हैव ट्राइड लिटिल बिट। आई होप आप सबको थोड़ा उसका पसंद आएगा। शुक्र ग्रह को एक यूथ से, नवयौवन से या बसंत ऋतु से जोड़ा जाता है, जिसमें उमंगे होती हैं। तो उसके जो तीनों नक्षत्र हैं, तीनों नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा अग्नि तत्व राशियों में पड़ते हैं। मेष में भरणी, पूर्व फाल्गुनी सिंह राशि में, और धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा। और क्योंकि अग्नि तत्व होने की वजह से इसका अग्नि राशि में होने की वजह से इसका जो 7वां नवांश शुक्र के नक्षत्रों में ही पड़ता है, जो कि पुष्कर नवांश है। तो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक शुक्र ग्रह का नक्षत्र अग्नि तत्व राशियों में रहता है। और इसमें 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट ये पुष्कर नवांश है। और अगर हम पुष्कर भाग देखते हैं तो 21 डिग्री जो है पुष्कर भाग आ जाता है। तो इसमें पुष्कर नवांश और पुष्कर भाग में थोड़ी ब्लेसिंग्स रहती है। वैदिक साहित्य में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे सिद्धांत को पंचभूत से जोड़ते हुए हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, वही हम पिंडों में है। और इसको पंचांग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पंच अंग जो माने गए हैं, जिसको हम पंचांग में पढ़ते भी हैं। पंच महाभूत हैं हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। साथ ही जो पंचांग के जो 5 अंग है, करण, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, जब हम ब्रह्मांड रूपी शिवलिंग की पूजा करते हैं तो नमः शिवाय जो बोला जाता है, तो ना से पृथ्वी करण को डिनोट करता है, मां से जल तिथि को डिनोट करता है, शी से अग्नि वार को डिनोट करता है, वा से वायु नक्षत्र को डिनोट करता है, और य से आकाश योग को डिनोट करता है। तो पंचांग हमारे पंच महाभूत से ही कनेक्टेड है और हमारे ब्रह्मांड को ही प्रदर्शित करते हैं। जब कोई मंत्र हम नमः शिवाय बोलते हैं तो इन्हें वे हम ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। नक्षत्र इसमें वायु तत्व को दर्शाता है। अब नक्षत्र की उत्पत्ति, जैसे कि अभी अनीता जी ने बताया कि जो छत नहीं है वह नक्षत्र है। तो जो फिक्स रहता है आकाश में, चलायमान ये नहीं होते हैं। जो नक्षत्र अपनी जगह फिक्स है, जो कभी नष्ट नहीं होते, वह नक्षत्र है। ना से पृथ्वी और ठोस तत्व लिया जाता है, क्षेत्र से क्षेत्र है। इसका दूसरी विवेचना जब हम करते हैं तो नक्ष से आकाश हो जाता है, क्षेत्र से क्षेत्र हो जाता है। तो आकाश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो नक्षत्रों से आइडेंटिफाई हम करते हैं। सिमिलरली नक्ष से नक्शा भी होता है, और तारा, जो तारा है, जो नक्षत्रों के तारे हैं, तो आकाश के जो सितारे हैं उनसे जो नक्शा आकाश में दिखाई पड़ता है वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं सारे।
तो इसी को हम नक्षत्र की अलग अलग परिभाषाएं हमारे अलग अलग शास्त्रों में देखने को मिलती है। अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग भाष्य इसका किया है। तो नक्षत्र जो क्षत्र नहीं है वह नक्षत्र जो फिक्स है अपनी जगह पर। पृथ्वी घूमती है तो वो घूमते हुए नजर आते हैं, परंतु वो अपनी जगह फिक्स है और सभी प्लैनेट उसमें संचार करते हैं बारी बारी। नक्षत्रों के जो नाम है वो पृथ्वी से जैसे वो दिखाई देते हैं उसी का पृथ्वी में मानकर उसके नाम अधिकतर रखे गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम चंद्रमा को मानते हैं। चंद्र नक्षत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि चंद्रमा हमारे ऊपर 70% के करीब इफेक्ट सबसे ज्यादा चंद्रमा का होता है। 28% के करीब सन का माना जाता है और बाकी 2% में दूसरे प्लैनेट्स का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। तो चंद्र नक्षत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे बच्चों के नामकरण में चंद्र नक्षत्र का नाम सहारा लिया गया। पराशर जी ने दशाएं अधिकतर चंद्र नक्षत्र पर आधारित बोली गई है। तो चंद्र नक्षत्र जो है वो जातक की मानसिक स्तर की भावनाएं, इमोशनल जितनी भी है, उसकी नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, उसके स्वभाव वगैरह को दर्शाता है। उसके अलावा जो सूर्य जिस नक्षत्र में है तो उससे व्यक्ति की आध्यात्मिक लेवल, आध्यात्मिक स्तर का पता चलता है, उसके कैरेक्टर का पता चलता है। लग्न नक्षत्र जो है वो उसकी आउटर पर्सनैलिटी, बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसके हेल्थ को दर्शाता है साथ में। तो हमें सबसे ज्यादा ये तीन है। वैसे तो कुंडली के सभी ग्रह किस किस नक्षत्र में दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम ग्रहों नक्षत्रों की स्टडी करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा प्लैनेट राजसिक है, कौन सा तामसिक है, कौन सा सात्विक है। तो सात्विक प्लैनेट सात्विक नक्षत्रों में ही अच्छा फल देते हैं, तामसिक प्लैनेट तामसिक ग्रहों के नक्षत्रों में ही अच्छा फल देते हैं, और राजसिक प्लैनेट राजसिक ग्रहों के नक्षत्रों में ही अच्छा फल देते हैं। बाकी सात्विक राजसिक में और राजसिक तामसिक नक्षत्रों में मिक्स रिजल्ट देते हैं। परंतु सात्विक नक्षत्र, सात्विक प्लैनेट अगर या तामसिक प्लैनेट, सात्विक प्लैनेट या राजसिक प्लैनेट तामसिक नक्षत्रों में चले जाएं, तामसिक ग्रहों के या चले जाएं, या तामसिक प्लैनेट राजसिक प्लैनेट के नक्षत्रों में चले जाएं, तो उनके बड़े खराब रिजल्ट, बैड रिजल्ट मिलते हैं। तो उसको भी एक स्टडी करने का तरीका है। अभी कल ब्रिगेडियर शर्मा जी ने भी नक्षत्रों को देखने के अलग अलग तरीके बताए। अभी तो उसमें हम उसको थोड़ा स्किप करते हुए हम थोड़ा सा शुक्र के नक्षत्रों पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तैत्तिरीय संहिता में लिखा हुआ है, चंद्र है नक्षत्र मंडले संचरती। चंद्र जो है, चंद्रमा जो है नक्षत्र मंडल में संचार करता है अलग अलग। तो जैसा सबको पता ही है कि पूरे एक महीने में 27-28 दिन में सभी ग्रहों में, नक्षत्रों में वो संचार करता हुआ वापिस उसी एक उसका राउंड पूरा कर लेता है, पूरे ब्रह्मांड का 12 राशियों का 27 नक्षत्रों का। अब इनके नामकरण में एक कथा और तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। इसमें अनुराधा से लेकर भरणी तक के जो नक्षत्र, उनका नामकरण किस कथा के इसमें हुआ है उसका एक रूप दिया हुआ है, जिसके भाष्य में आचार्य सायण ने लिखा हुआ है कि जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उस समय देवताओं ने आपस में एक परामर्श किया आपस में कि हमें असुर संग्राम के लिए अनुकूल सामग्री से समृद्ध होना है, से राद्र होना है। तो उसमें श्लोक आता है, अन्वेषाम राद्र मित्य अनुरोध ज्येष्ठम वधीष्मेति ज्येष्ठ अग्नि। तो जिस नक्षत्र में यह सलाह की गई असुर संग्राम के लिए सामग्री को जुटाने के लिए, उसे अनुराधा बोला गया, अनु प्लस राध का योग माना गया। जिस नक्षत्र में ज्येष्ठ असुर के वध की योजना बनी, जिसमें योजना बनाई गई कि जो राजा है असुरों का, जो उसका वध कैसे किया जाए, वह ज्येष्ठ अग्नि हुआ, जिसका आजकल जिसको नाम ज्येष्ठ दिया गया है। मूल मेषाम वक्षामिति मूल भरणी जन्ना सहंत तदषाढ़ा। जिस नक्षत्र में असुरों के समूल नाश की योजना बनी उस नक्षत्र को मूल नक्षत्र बोला गया। इस नक्षत्र में असुरों को देवों का आक्रमण असह्य हो गया, उसे आषाढ़ा बोला गया। तो ये जो नक्षत्रों के नाम है देवासुर संग्राम से इन्होंने आचार्य सायण के हिसाब से लिखा गया है कि इन्होंने इन नक्षत्रों के नाम ऐसे हुए। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए श्लोक आता है, यद श्रोणात तत्क्षोणा यद श्रृणोत तत् श्रविष्ठा। तो जिस नक्षत्र में बहुत प्रहार किए गए असुरों द्वारा वह श्रोणा हुआ, इसका लौकिक नाम आजकल श्रवण है। और जिस नक्षत्र में असुरों ने देवों के आक्षेप सुने वह श्रविष्ठा है, जिसको आजकल धनिष्ठा बोला गया है। यच्छत भविष्य जन तच्छत भिषक प्रोष्ठ पदेशु दयच्छन्त। जिस नक्षत्र में देवों ने असुरों द्वारा किए गए 100 प्रहार को भेषज्य के मतलब उसकी औषधि लगाई, उसका इलाज किया, वह शत भिषक कहलाया। शत भिषक जैसे 100 से वर्ड 100 से वर्ड लिया गया है। और जिस नक्षत्रों में
आयुधों को पुनः उद्यत किया गया, तैयार किया गया, उसे प्रोष्ठपदा कहा गया, जिसको आजकल हम भाद्रपद बोला जाता है। पूर्वा उत्तरपद दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। रेवत्याम रमंत अश्वजुजोर जुंजम अपभरणीश्व पावहन। जिस नक्षत्र में घोर रव शब्द किया गया वह रेवती है। जिसमें अश्व को रथ में पुनः जोता गया वह अश्व की अश्वनी है। और जिसमें उसके प्राणों का अपहरण हुआ असुर के सरदार का या असुर के राजा का, जिसमें असुर वो मारा गया, उसे अपभरणी नक्षत्र कहा गया। तो ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो कथा है, इसमें अनुराधा से लेकर भरणी तक के नाम कैसे पड़े उसके बारे में एक विवरण दिया गया है। हालांकि ये शुक्र के नक्षत्र इसमें दो आते हैं, एक भरणी और एक पूर्वा भाद्रपद, तो इनका नाम कैसे हो इसके ऊपर है। अब शुक्र के नक्षत्र, वैदिक समय में कई नक्षत्रों के नाम हमें वो नहीं मिलते जो आजकल प्रचलन में। भरणी का नाम वैदिक अपभरणी है, पूर्वा फाल्गुनी का आजकल फल्गुनी बोला गया है, और पूर्वा शाड़ा ही है या शाड़ा बोल देते हैं। इसका अंग्रेजी नाम भरणी का मस्का बोरियलिस, पूर्वा फाल्गुनी का लियोनिस, पूर्वा शाड़ा का सजिटेरस साइन से लिया गया है। और इसके लॉन्गिट्यूड आप सबको पता ही है। और जैसे मैंने बताया कि इन नक्षत्रों का, तीनों ही नक्षत्रों का तृतीय चरण ये पुष्कर नमाश का होता है। और साथ में पूर्व फाल्गुनी का जो पहला चरण है, जो 13-20 से 16-40 तक बनता है, क्योंकि वो लियो राशि में है और लियो राशि का पंचम नवाश होता है, और ये पंचम नवाश वर्गोत्तम होता है, तो ये वर्गोत्तम भी है साथ में। तो ये इन दोनों की खास क्वालिटी है स्पेशली। अब आते हैं भरणी नक्षत्र पर। भरणी नक्षत्र में 3 तारे हैं, जिसको एक स्त्री के जननांग का स्वरूप प्रतीत होता है। स्त्री की योनि बताया गया है इसको, और इसको एक नौका के समान भी बताया गया है, जिसमें नौका समुद्र में जैसे नदी में कोई चलती है, तो ये इसका शेप जो दिखाई गई है, तो नौका स्वरूप या स्त्री के जननांग के स्वरूप से इसका 3 तारों का ये भरणी नक्षत्र कहा जाता है। इसके नक्षत्र देवता यम है। तो देखिए, किसी भी नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो उस नक्षत्र का स्वरूप, उस नक्षत्र के देवता, उस नक्षत्र की राशि और उस नक्षत्र के ग्रह देवता, इन सबसे मिले जुले रिजल्ट सबसे हमको उसको देखने में आते हैं, अगर उसका प्रभाव चंद्रमा पे, लग्न पे या सूर्य पे पड़ता है। इवन हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, तो 10th लॉर्ड का नक्षत्र इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जब हम किसी भाव की बात करते हैं तो भाव का जो भाव मध्य का जो नक्षत्र, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो वी हैव टू सी ऑल फ्रॉम ऑल द एंगल्स, क्योंकि वी हैव गॉट सो मेनी टूल्स। तो अभी हम इसको अपने आप को लिमिट करेंगे चंद्रमा, सूर्य या लग्न के नक्षत्रों से। अब नक्षत्र देवता भरणी का यम है। यम को एक दंडाधिकारी भी बोला गया है। धर्म के नियमों का जो पालन करता है उसको ये प्रॉपरली अच्छा फल देते हैं, लेकिन जो इसके धर्म के नियमों का पालन नहीं करता उसको दंड भी देते हैं। तो यम के लिए वैदिक साहित्य में न्यायाधीश, संयमी, परमात्मा, वायु और सूर्यपुत्र वैवस्वत बोला गया है। और इसकी प्रिया भरणी नक्षत्र जो है विश्व का भरण करती है, ये बोला गया है। इसी नक्षत्र में देवताओं ने यमराज का राज्याभिषेक किया था। भरणी नक्षत्र में, क्योंकि मेष राशि है, मंगल की है, और शुक्र इसका ग्रह स्वामी है इस नक्षत्र का, जो कि एक फीमेल को डिनोट करता है, तो इसमें पुरुष मंगल और स्त्री शुक्र, इन दोनों की उत्पादक और सृजनात्मक शक्ति होती है। और इसीलिए शिव की शक्ति को इसका रूप माना गया है। तो इसमें जब हम शिव को पूछते हैं तो शिव की शक्ति को ही पूछते हैं। तो शिव की शक्ति एक तरह से इसका यहाँ पे ये डिनोट होता है इसमें। इन भरणी नक्षत्र के जातकों में सेक्सुअल डिजायर काफी होती है, मंगल और शनि शुक्र दोनों का इफेक्ट इसमें आ गया। और लेकिन इसके साथ साथ इनमें थोड़ी यम देवता होने के कारण इसमें हठ योग और ध्यान योग की शक्ति भी समाहित होती है। तो अब वो जिस अपनी धुन के पक्के हो जाते हैं, जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसमें ये काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसमें अपने तप से अपनी कमियों को दूर करने की अपभरणी शक्ति भी इनमें बरकरार होती है। और सूर्य क्योंकि इस मेष राशि में उच्च का हो जाता है, तो इनके अंदर नेतृत्व शक्ति, अधिकार भी देखता रहता है, और ये सरकारी, इनको गवर्नमेंट से थोड़ा फेवर भी हमेशा मिलता है। तो वेदर दे आर इन जॉब और इन एनी अदर ओपनिंग के सीनियर से इनको हमेशा थोड़ी सी हेल्प मिलती रहती है।
लेकिन अगर ये पाप प्रभाव में आ जाता, अगर ये नक्षत्र, तो ये इनका जो नेतृत्व शक्ति है या अधिकार जो इनको मिलता है उसके ये निरंकुश हो जाते हैं और फिर निरंकुश व्यवहार देते हैं। और इसीलिए इनकी फिर पीठ पीछे सब लोग बुराई भी करते हैं। बरहामीर कहते हैं भरणी नक्षत्र के बारे में, के जातकों के बारे में, कत निश्चय सत्य रुख दक्ष सुकृष्ट भरणीशु, दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं और अपने धुन के पक्के होते हैं, और काम को समय पर पूरा करके देना इनका गुण होता है, आस्था होती है। नारद जी कहते हैं कामोपचार कुशलः सत्यवादी दृढ़ता, सेम हो गई जो उन्होंने बरहामीर ने कहा, उसको उन्होंने रिपीट किया है। उसके अलावा ये बोलते हैं रोग है शुभ गो चाहता भरण्य लघु भुक सुखी। तो इसके अलावा ये प्रेम करने में प्रबल आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, जो मंगल और शुक्र से डिनोट होता है कि ये काफी प्रेम करने में काफी अच्छे माने गए हैं। और इनको इनका जो भरणी का जो पोषण करना, षष्ठी बढ़ाना, ये मेन इनका दायित्व होता है। तो इसको ये करते भी है। तो परिवार के लिए अगर महीना का अगर भरणी नक्षत्र है तो परिवार को एक अच्छे से चलाती है, उसमें वो रूलिंग नेचर भी उनकी आ जाती है। अपने व्यवहार के कारण कई बार ये बदनाम भी होते हैं। पराशर ऋषि कहते हैं ये देखिए जब आएगा, जब इसमें नेगेटिव इफेक्ट अगर भरणी नक्षत्र पे आएगा तभी हम कहेंगे कि इसके जो नेगेटिव जो इफेक्ट है वो देखने में आते हैं। पराशर जी कहते हैं धीर है क्रूरो नित वाक पर वित्त हरो नरश चपल बुद्धि बहु शत्रु भृत्यो याम्य प्रिय मास मध्यश्च। अपने व्यवहार के कारण कुछ बदनाम हो जाते हैं, सफलता की लालसाई में बनी रहती है। नॉर्मली ये पानी से डरते हैं। डरने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा पानी पीते भी कम है और ओवरऑल इनको थोड़ा सा पानी स्विमिंग वगैरह इन सब से थोड़ा अवॉइड करते हैं कि पानी पानी में भीगने से इन्हें डर रहता है। सुरा सुंदरी से लेकिन परहेज नहीं करते। प्रिया मांस मध्यश्च, मतलब इनको मांस नॉन वेज या मद्य वगैरह से ये ज्यादा परहेज नहीं करते हैं। और अगर ये पाप प्रभाव इन पे आ जाए तो ये झूठ भी बोलते हैं, दूसरों से धन निकलवाने में माहिर होते हैं, अपना काम निकलवाने वाले, और अपने व्यवहार से शत्रु भी बना लेते हैं। तो इनके लिए आई एम द फर्स्ट, उसके बाद फिर दुनिया है, तो ये थोड़ा सा इनकी नेचर में आ जाता है। तो ये भरणी नक्षत्र वाले आधुनिक काल में अगर देखते हैं तो इनके जातक के व्यवसाय, देखिए व्यवसाय की बात करेंगे तो विल सी मून नक्षत्र, लग्न नक्षत्र एंड 10th लॉर्ड नक्षत्र फ्रॉम बोथ मून एंड लग्न। तो अगर इसमें भरणी नक्षत्र आता है तो ये इनके जो प्रोफेशन हो सकते हैं वो फिल्म संगीत से जुड़े हो सकते हैं, पब्लिशिंग के हो सकते हैं, राइटिंग हो सकते हैं, मेंटल डिसीज के हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट से आदि, एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य। इसमें कुछ तो देखिए आप मंगल के आते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गए, और कुछ फिर म्यूजिक वगैरह जो है ये सब शुक्र के हैं। हिटलर का जो मंगल और वीनस, लग्नेश वीनस हिटलर का, वो भरणी नक्षत्र का था। तो उसमें यू कैन वेरी वेल सी कि हाँ भाई उनमें उन्होंने जब वो एक बार निरंकुश शासन उन्होंने किया, इसको डिटेल में आगे लास्ट में देखेंगे कुंडली को। अगर ये नक्षत्र पीड़ित हो जाता है, पीड़ित इन द सेंस कि इस पे मेलिफिक इफेक्ट आता है और 6, 8, 12 के स्वामियों से इसका संबंध बन जाता है, तो इनमें डिसीज जो ये दे सकते हैं वो सेक्सुअल डिसीज है, फेस पे होने वाले या आंखों के रोग हो सकते हैं, मस्तिष्क के रोग, सिर दर्द, माइग्रेन टाइप की बीमारियां इनको हो सकती है। स्वामी मुक्तानंद का लग्न, काल मास का चंद्रमा, सिगमेंट फ्राइड और सद्दाम हुसैन का सूर्य भरणी नक्षत्र था। अब देखिए इसमें काम इच्छा काफी होती है। तो सिगमेंट फ्राइड ने जो अपनी साइकोलॉजी जितने भी लिखी उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने सेक्सुअल टच काफी दिया, और वहीं से उनके सारे उनका ये था कि जो भी मनुष्य सोचता है इनहिबिशन, वो कहीं ना कहीं उसकी दबी हुई भावनाएं हैं सेक्स से रिलेटेड जो कि उसके आती है। तो सिगमेंट फ्राइड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। अब आते हैं शुक्र के दूसरे नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी में 2 तारे होते हैं, लियोनिस और जोस्मा। ये दोनों इस प्रकार होते हैं जैसे किसी मंच के 2 टांगे हैं या 2 सीट है जिसके ऊपर जो आम बराबर बराबर लगी हुई है। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसमें देखा जाता है कि 2 टांग, कुछ शास्त्री को 2 टांगे लिखते हैं, कुछ में लिखते हैं कि बैंड, ऐसा बैंड जिसके पीछे कोई टेक नहीं है, तो 2 सीट बराबर बराबर। आप सामने से देखो तो आपको 2 ही पैर नजर आएंगे, 2 नहीं आएंगे, तो वो पूर्वा फाल्गुनी है। हालांकि ये युग में है, जोड़े में देखा जाता है नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले, ऐसे इसमें देखा जाता है। तो फल्गुनी नक्षत्रम भगो देवता, यजुर्वेद के
34 36 34 38 में भग देवता, इसके भग जो देवता है इसका अर्थ बताया गया है भजनीय, परमात्मा, भोग देने वाले, भजनीय, विद्वान, ऐश्वर्य, सूर्य, ये सब इस देवता के पर्यायवाची या उसका जो अर्थ दिया गया है। भग देवता वैवाहिक सुख देते हैं, भोग कराते हैं बेसिकली, और पैतृक संपत्ति देते हैं, इनहेरिटेंस देते हैं। अब ये सिंह राशि में है बेसिकली। अब सिंह राशि में होने की वजह से इनको राजपाट अपना मिलता ही है कहीं से, और ये ऐश्वर्य, सभी प्रकार का ऐश्वर्य सुख भोगते हैं। आनंद के लिए काफी प्रयुक्त होता है ये नक्षत्र। इनमें प्रजनन शक्ति असीम होती है, धन संपत्ति अभी तक, कला प्रवीण भी होती है। एक राजा जिस प्रकार से कला का भोग करता है उसी प्रकार से ये भी सभी कलाओं का भोग करते हैं। यह विजय शत्रु विजयी बनाता है। इसका संबंध शिवलिंग की उपासना से लिया गया है। शिव जी पर नित्य है, अगर कोई हम जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, लिंगाष्टक का नियमित पाठ करते हैं, तो ये जब इस नक्षत्र अगर किसी का पीड़ित है उसको उसमें उत्तम प्रभाव देता है। अब इसमें संगीत की, नृत्य की, नाटक में रुचि, ये सब होती है। समाज में ये मिलनसार होते हैं लोग काफी, परंतु सिंह राशि होने की वजह से ये चाहते हैं कि मेरे बात को कोई काटे ना, ये मेरे ऊपर ही सब मेरे आसपास सेवक रहे या मेरे को फॉलोअर्स रहे, जो मेरे से प्रतिद्वंदिता रखता है उसे अपने पास ये फटकने नहीं देते हैं। इस नक्षत्र के जातक को पानी से बहुत प्यार होता है, ये जल कीड़ा पसंद करते हैं। आपने सुना होगा पुराने समय में राजा महाराजा काफी समय तक जल में ही कीड़ाएं करते थे, तो सिंह राशि है यहाँ पे और शुक्र का नक्षत्र है, तो ये जल कीड़ाएं काफी करते हैं। इनकी वाणी में तो मधुरता रहती है और सबके काम आने वाले होते हैं। भ्रमणशील है, आमोद प्रमोद के लिए भ्रमण काफी करते हैं। ये टूरिज्म इनका अच्छा बना रहता है। आकर्षक व्यक्तित्व रहता है, राजकीय सेवा या संपर्क से तरक्की पाते हैं। इनके कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के। रामहीर कहते हैं, लिखते हैं, प्रिय वाग दाता ज्युतिमान अटनो नर्क सेवको भाग्य। तो ये भौतिक संपत्ति पाने में भाग्य के धनी है, इनको सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। संतान इनकी नॉर्मली कम होती है और ये दूसरे को धकेल कर आगे आने का इनको मौका मिलता रहता है जीवन में, और प्रोग्रेस करते हैं। किसी और की कॉस्ट पे कई बार प्रोग्रेस कर जाते हैं, परंतु अपने भोग विलास की वजह से ये ज्यादा धन जो इनको मिला है उसको ये समेट नहीं पाते, पूरा वो एकत्रित नहीं कर पाते। पराशर ऋषि लिखते हैं, बहु भाग्यो अल्पापत्य सुभग प्रिय दर्शनो नरो अल्पधना नीति प्रबुद्ध बुद्धि पर भाग्य विभूर भवती भाग्य। के भाग्य में धन पूरा होता तो है, परंतु ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं, अपने आमोद प्रमोद में ये खत्म कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, द्वितीय मान टनो दाता नृत्य शास्त्र विशारदा कार्य विचारक जो भाग्य नक्षत्र जो है पटु, तो ये लाभ हानि का जल्दी आकलन कर लेते हैं, अभिमानी होते हैं। इसी वजह से इनके पीठ पीछे ये निंदा के पात्र होते हैं। शरीर में इनके नसों का उभार काफी होता है, जल्दी ही काम पीड़ित हो जाते हैं। अनुशासन और दंड के विषय में ये कई बार कठोरता का व्यवहार करते हैं। और ये पूरा फाल्गुनी का जो नक्षत्र है ये अपने अधीन सेवक बहुत लगता है। अगर कोई इनसे कंपटीशन में आएगा तो ये उसके साथ नहीं रहेंगे, तो खुद हट जाएंगे, नहीं तो दूसरे को हटा देंगे। आधुनिक युग में पूर्व फाल्गुनी हम देखते हैं तो अभिनेता, म्यूजिक से रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, रेडियो, टीवी, फोटोग्राफी, डांस, गवर्नमेंट जॉब, ज्वेलरी, जो शुक्र के कारकत्व के सारे आ गए इसमें, एंड अध्यापक, राजनेता, वैवाहिक सलाह, जो मैरिज काउंसलिंग के जितने भी वो प्रोफेशंस हैं वो सब पूरा फाल्गुनी नक्षत्र से कनेक्टेड है। अगर ये नक्षत्र पीड़ित हो जाए तो इनको स्किन डिसीज काफी हो सकते हैं। इनको एडिक्शन लगने की पूरी संभावना होती है अगर ये इंडल्ज हो जाते हैं तो। हार्ट, पंचम राशि हृदय की है, सूर्य की, तो ये हृदय रोग इनको हो सकता है, रक्त रोग हो सकता है, सेक्सुअल डिसीज हो सकते हैं, और साथ में अग्नि दुर्घटना होने का भय भी बना रहता है। मैडोना पॉप जो थी, उसका लग्न और चंद्रमा दोनों ही पूर्व फाल्गुनी के हैं। जूनियर कैनेडी का लग्न भी पूर्व फाल्गुनी का है। जिमी कॉर्नस का सूर्य पूर्व फाल्गुनी, सो मैनी पर्सनैलिटी जिनका आपको मिलेगा कि यहाँ पे सूर्य पूर्व फाल्गुनी, क्योंकि इन्होंने इस नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्रों के जातक जिनका मून या लग्न या सूर्य अगर इसमें होते हैं तो उनको यश, मान, सम्मान, धन संपत्ति सब मिलता है। अब आते हैं पूर्वाषाढ़ा पर। पूर्वाषाढ़ा में भी दो तारे हैं, काउस बोरियलिस एंड काउस ऑस्ट्रेलिस।
ये हाथी के दांत के समान भाव प्रतीत होता है। ये देखिए इसकी एक वो शेप है। अब इसमें इसको शास्त्रों ने 2 तारों की विवेचना ऐसे की है कि ऐसे उठे हुए हैं जैसे जब क्रोधित गज अपना सूंड ऊपर करके जब चिंगारता है तो उसके दोनों दांत ऊपर की तरफ हो जाते हैं। तो उस प्रकार की शेप इन्होंने पूर्वाषाढ़ा की दी है। पूर्वाषाढ़ा की जो शेप है बड़ी इसकी विवेचना है जनरली इन्होंने आकाश में उसी प्रकार की स्थिति मानी है। और इसको साथ में इन्होंने जिस प्रकार क्रोधित हाथी अपराजय होता है, इसको भी इंडिफिनिट स्टार माना गया है। इसको हराया नहीं जा सकता अगर ये अपने क्रोधित हो जाता है तो। आषाढ़ नक्षत्रम आपो देवता, आप बोला जाता है जल को। तो तैत्तिरीय संहिता कहती है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का देवता आप है, यानी जल है। अब ये जल कौन सा है? ये जल दिव्य जल है जो आकाश में होता है, और ये हमें पृथ्वी पे जब आता है तो ये है कुएं में, समुद्र में, सरोवर में, नदी में, किसी भी जलाशय में हो, लेकिन ये मधु के समान ही स्वास्थ्य देने वाला होता है, अमृत के समान होता है। इसमें वैदिक साहित्य में इसकी शेप को पवित्र पलाश का जो दंड होता है, पलाश बोला जाता है, ये जो भाग जो इसमें जिसके पत्तल वगैरह पलाश का जो फूल होते हैं, पलाश के फूल का नाम सुना, उसका जो फल के नीचे दंड बना होता है तो उसको काफी पवित्र माना गया है। ब्रह्मचारी को जनरली उसको लेके चलते हैं, तो उसके दंड को आषाढ़ बोला गया है। आजकल उसको 2 हाथी के दांतों को, जैसे मैंने बताया शेप दिखाई, उसकी आकृति माना जाता है। वैदिक साहित्य में इस जल की को घृत, मधु, अमृत, जीवन, क्षीर, भेषज, रस, क्षेम, सुख, पवित्र और कई नामों से इसको उल्लेख किया गया इस जल का। ये पेय भी है और पय भी है, जिसको पालन जो हमारे ओरल हमारे लिए अमृत का काम करता है। इस क्वांटिफिकेट स्टार मैंने बता दिया, इसको हराया नहीं जा सकता। ऐसे जातक में दूसरे लोगों को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें बृहस्पति और शुक्र दोनों की ही ऊर्जाएं हैं। बृहस्पति की राशि है और शुक्र का नक्षत्र है। यह नक्षत्र विवेक भी देता है, धन संपत्ति देता है, प्रसिद्धि देता है, प्रजन क्षमता है। प्रजन क्षमता काफी असीम मानी गई। रीजन क्या है? क्योंकि जब हम इसे हाथी से जोड़ते हैं तो जो मेल एलिफेंट है उसको भी काबू में करने के लिए फीमेल एलिफेंट का ही इस्तेमाल कर किया जाता है। तो इसकी प्रजन शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि हाथी जब मतवाला हो जाता है हथनी के पीछे, तब उसको काबू कर किया जाता है, अदरवाइज इसको काबू नहीं किया जा सकता। तो इसमें प्रजन क्षमता काफी होती है। इस नक्षत्र के जातक में आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान होता है। अब बृहस्पति और शुक्र के दोनों का इफेक्ट आ गया, नेचुरली आध्यात्मिक इसमें ऊर्जा है इसके अंदर, और अंतर्ज्ञान भी है साथ में। तो ये इसमें फिलोसफिकल और अपनी जो ईश्वर को मोक्ष प्राप्त करने की इनमें काफी क्षमता होती है। और अगर ये अपना अहंकार त्याग देते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा अहंकार का दुर्गुण भी इसमें साथ साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये अपना अहंकार त्याग देते हैं तो इनको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। और इनको इच्छा भी मन में रहती है कि मैं सब कुछ त्याग कर छोड़कर मोक्ष के लिए अग्रणी हूँ। लेकिन ये जब ही होगा जब इस पे कोई पाप प्रभाव नहीं होगा। अगर पाप प्रभाव होता है तो ये अहंकार प्रबल हो जाता है। अहंकार प्रबल होने से ये दूसरों की भावना और इच्छाओं को दबा देते हैं। इसका सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है एडल्फ हिटलर का, जिसका मून जो है पूर्वाषाढ़ा का था, उसका बृहस्पति भी पूर्वाषाढ़ा में था, और केतु भी जो झंडा है पूर्वाषाढ़ा की था। आप देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके हिटलर का जो झंडा था काफी ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गया था, और उसने काफी ज्यादा काफी नोटोरियस हुआ वो फ्लैग, और काफी उसने मानवता को त्रासदी भी थी। यह जल नक्षत्र है। जल नक्षत्र होने से जहां पे ये प्रसन्न होगा जिसके ऊपर, उस पर तो खूब बरसेगा, उसको खूब ख्याल रखेगा। परंतु अगर नाराज हो गया तो ये उसको सूखा ही रखेगा, उसकी उसने केयर बिल्कुल नहीं करनी, चाहे वो कितना भी रिक्वायरमेंट उसकी हो। इन्होंने उसको कुछ भी हेल्प नहीं करनी है। तो इसमें ये बड़ा जरूरी है कि ये जिस पे प्रसन्न होते हैं उसको तो सब न्यौछावर कर देते हैं, और जिस पे प्रसन्न नहीं होते, नाराज होते हैं, उसको बिल्कुल त्याग भी देते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, अपने तरीके से आनंद लेने वाले हैं, की मित्रता वाले हैं, मिलनसार है। इनकी पत्नी भी मिलनसार होती है, क्योंकि देखा जाए धनु के अपोजिट जो राशि है मिथुन की है, तो बुध वाले थोड़े मिलनसार माने गए हैं। वराहमिहिर लिखते हैं इष्टानंद कलत्रो वीरो दृढ़ सौहृदश्च जल देवे। महाराज जी कहते हैं सकलत्र कामचार कुशलो दृढ़ सौहृद्य क्लेश भाग वीर्यवान मानी चल नक्षत्र संभव। इनको स्वच्छंद आचरण की प्रवृत्ति होती है। किसी के
अपने ऊपर ये किसी का एक कंट्रोल सहन नहीं कर सकते, ये स्वच्छंद तरह से मूव करने वाले होते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं, कार्यकुशल रहते हैं। दोनों गुरु हैं बृहस्पति और शुक्र। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इसमें इनकी ऊर्जा किस प्रकार की होगी। पराशर ऋषि कहते हैं शरीर पथ कर्म सिद्ध क्लेश सहिष्णु परस्य दारिच्छु नित्य कल्य शरीर प्रिय मध्य पूर्व शाड़ासु। पसीना बहुत आता है इनको, बार बार पानी पीते हैं, लत भी पड़ सकती है तो शराब ज्यादा काफी पीते हैं। शुक्र को माना गया है कि ये पहले इन्होंने, जो कि असुरों के गुरु थे, इन्होंने मद्यपान बहुत किया, परंतु एक बार जो स्टोरी है पूरी, इनकी लड़की इनके लिए इनको मद्य पिला के इनको मिसयूज किया इनके असुरों के राजा ने, तो उसके बाद इन्होंने मद्य का त्याग कर दिया था। दूसरे की स्त्री को पसंद करते हैं, इनके शरीर में शीतलता बनी रहती है, सामान्य जलीय यात्रा से धन कमाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना ज्यादा ये अक्रॉस द सी जाएंगे उतने ही ज्यादा इनको पैसे कमाएंगे। तो जल की वस्तुओं से या जल पे लगे हुए जाए, चाहे वो पुल पे लगा हुआ टैक्स हो या रेत हो, जल से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सबसे ये धन कमाते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों को वाटर से कनेक्टेड जितनी भी लाइन है, नदी से कनेक्टेड, समुद्र से कनेक्टेड जितनी भी लाइन है, बेसिकली वरुण देवता हम कह सकते हैं, क्योंकि जल आप देवता होते हैं तो वरुण भी कह सकते हैं इनको। तो वरुण देवता इन पे काफी धन देने वाले होते हैं। तो जितना ज्यादा ये देश विदेश में जाएंगे उतने ही ज्यादा धन ये कमाते हैं। आधुनिक युग में इसके जो व्यवसाय है, ज्योतिषी, तो दोनों गुरु हो गए, अध्यापन टीचर टीचिंग का जो हो गया, भाषाविद शुक्र और बृहस्पति दोनों है, धर्मगुरु, राजनेता, व्यापार प्रबंधन, भूवैज्ञानिक, शोधक, यात्रा संबंधी व्यापार हो सकते हैं। अगर ये नक्षत्र पीड़ित हो जाता है तो इनको कानों के रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसीज हो सकते हैं, गठिया बाय के या घुटनों के रोग हो सकते हैं। एडल्फ हिटलर का, टाइगर वुड्स का चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा का है, परमहंस योगानंद का सूर्य पूर्वाषाढ़ा में। शुक्र के तीनों नक्षत्र उग्र नक्षत्र माने गए हैं, उग्र संज्ञा है, अग्नि तत्व राशि है नेचुरली। और इन मुहूर्त में इन नक्षत्रों का इस्तेमाल हम उग्र कार्य करने के लिए लेते हैं। उग्र कार्य में शत्रु संबंधी हो गए, तंत्र संबंधी हो गए, मुकदमा करना, शत्रु पर आक्रमण करना या उनसे संधि करना, उसके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की ट्रिक इस्तेमाल करना, चतुराई के कार्य इतने में हो गए। तो ये सब मुहूर्त में इन्हें यूज किया जाता है। पर साथ ही स्वभाव, इसके जातक भी उग्र स्वभाव के होते हैं, पैशनेट होते हैं, लेकिन जब उनकी पैशन में कोई रुकावट आती है तो क्रोधित होते हैं। क्रोधी स्वभाव के हैं, कठोर भाषी है, आक्रामक है, दबंग है, हिंसक है, आक्रामक है, साहसिक कार्य में रुचि करते, काफी ब्रेव रहते हैं नॉर्मली, किसी भी चीज को आगे बढ़ के कार्य करते हैं, किसी भी चीज में इनको डर नहीं लगता है। देखिए, ये जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैं तीनों नक्षत्रों की बता रहा हूँ, हो सकता है किसी कुंडली में नक्षत्र हो लेकिन ये इतना नहीं इफेक्ट आ रहा हो। रीजन क्या होता है, देयर अदर पैरामीटर्स आल्सो ऑफ द इन द हॉरोस्कोप, कि हमारे सब हम कहते हैं कि ये कठोर भाषी है, तो सेकंड हाउस में कौन से किस टाइप के प्लैनेट बैठे हैं, सेकंड लॉर्ड कैसे प्लैनेट के साथ बैठा है, दैट वी हैव टू सी फर्दर। तो हमें वी हैव टू सी द हॉरोस्कोप इन टोटलिटी, बट दिस इज स्पेसिफिकली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द वीनस नक्षत्र, उग्र नक्षत्र माने गए हैं। उग्र तथोग्र प्रकृति वध बंध रुचि सदा, इनकी वध बंधन वगैरह में रुचि रहती है काफी। अधोमुखी नक्षत्र तीनों को। अधोमुखी मतलब जो भी कार्य अधोगमन, नीचे जाने के होते हैं, उसके लिए प्रशस्त माने गए हैं। अब नीचे के जमीन के नीचे कौन से कार्य हो गए, कुआं बावड़ी खोदना, नलकूप वगैरह, बोरिंग वगैरह कराना, गुफा बनवाना, सुरंग बनवाना, भूमिगत सड़कें बनवाना, खुदाई करना, बेसमेंट बनना, ये सब इसी के कार्य हैं। या नीचे जाने, गति के जो नीचे जाने के कार्य हैं, पहाड़ से उतरना, जहाज की लैंडिंग, नीचे कूदना, ये सब इस मुहूर्त में प्रशस्त होते हैं अधोमुखी नक्षत्र में। उसके लिए ये ज्यादा अच्छे माने गए हैं। इवन जमीन के नीचे के जितने पदार्थ के काम है, पेट्रोलियम वगैरह, उन सब में भी ये नक्षत्र प्रशस्त है। जैसा कल भी ब्रिगेडियर शर्मा जी ने डिस्कस किया था, तो ये नक्षत्र कुल अकुल नक्षत्रों में भरणी और पूर्वाषाढ़ा जो है कुल नक्षत्र का ही नक्षत्र, मतलब तारा है तो कुल तारा है बेसिकली। तो कुल तारा मतलब अपने कुल के तारा है, कहने मतलब ये कि इसमें जो जन्म, इन नक्षत्रों में जिन जातक का जन्म होता है वो अपने खानदान में गणी होते हैं,
वो माता पिता के स्तर को काफी बढ़ाते हैं और उनके कुल में वो सबसे ज्यादा अच्छे आगे बढ़ने वाले माने जाते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं कुल के। तो कुल नक्षत्र है भरणी और पूराषाढ़ा, जबकि पूरा फाल्गुनी जो है ये कुल नक्षत्र बोले गए हैं, ये अपने परिवार के रीति रिवाजों को, ट्रेडिशन को, कल्चर को, उसी को आगे मेंटेन करते हैं उसी लेवल पर, और वो उसी को आगे अगली जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं। जो भी हमारे परिवार की जो धरोहर है उसको ये आगे ले जाते हैं। तो ये अकुल नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जब कोई नक्षत्र पीड़ित होता है तो हमें उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ कई क्लासिकल में मेंशन किए गए हैं कि किस प्रकार उससे संबंधित पेड़ों का वृक्षारोपण करते हैं या फिर पूजा करते हैं उस वृक्ष पेड़ों की, तो वो एक अच्छा फल देते हैं उस नक्षत्र के। हमें जो उसमें पाप प्रभाव उसमें कमी आती है। तो भरणी का जो नक्षत्र वृक्ष है वो केला है और आम है। पूर्व फाल्गुनी का जो नक्षत्र वृक्ष है ढाक है, और पूर्वाषाढ़ा का नक्षत्र वृक्ष जामुन है। तो अगर इन नक्षत्रों वालों को इन प्लांट के वृक्षों की प्लांटेशन करनी चाहिए अगर पीड़ित आता है तो, और साथ में इन्हीं वृक्षों की पूजा भी उन्हें करनी चाहिए। मुंडेन में नक्षत्र जाति का उल्लेख किया गया है कि जब कोई नक्षत्र आकाश में पीड़ित होता है तो किस किस जाति को प्रॉब्लम आती है। तो भरणी नक्षत्र अगर पीड़ित हो तो चंडाल जाति के लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है। पूर्व फाल्गुनी अगर है और पूर्वाषाढ़ा है, दोनों ही केस में ब्राह्मण जाति को तकलीफ पहुंचती है। तो मुंडेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है नक्षत्र जाति का कि ये नक्षत्र आकाश में जब पीड़ित हों तो किस किस जाति के लोगों को पीड़ा होगी। अब हम आते हैं इसके बाद कारकत्व में कि किस नक्षत्र का कौन सा कारकत्व होता है। तो जन्म कुंडली में जो नक्षत्र पीड़ित हो वह नक्षत्र जो भाव में पड़ेगा उस भाव की हानि होगी। जनरल प्रिंसिपल है, ये सबको पता है आपको। इसके साथ ही वराह मिहिर ने ये बोला है कि नक्षत्र के जो कारकत्व हैं वो भी नक्षत्र के पीड़ित होने पर पीड़ित ही रहते हैं, और उसमें कोई बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने की या उसमें कोई जैसे कोई फसल चली गई खत्म हो गई वो सब उसमें इफेक्ट आते हैं, उस पदार्थों की दिक्कत बनी रहती है समाज में। तो इसका इस्तेमाल हम रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोफेशन के लिए भी करते हैं। तो इसके लिए जैसे बताया मैंने अभी कि हम लग्न नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, 10th लॉर्ड, इन सबको देखकर हम उसका एक प्रोबेबल उसका जो कनेक्शन जब 10th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस या लग्न से होता है तो हम उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन या बिजनेस हम उसको बताते हैं कि ये किया जाना चाहिए। तो वी हैव टू सी द नक्षत्र ऑफ द लग्न, नक्षत्र ऑफ द मून, नक्षत्र ऑफ द 10th लॉर्ड फ्रॉम द लग्न, नक्षत्र ऑफ द 10th लॉर्ड फ्रॉम द मून, एंड देयर कनेक्शन विद द 11th लॉर्ड इनकम है, 10th लॉर्ड कार्य वही कर रहे हैं, 2nd लॉर्ड अगेन धन। तो इससे जब हमारा कनेक्शन बनता है तो देन वी कैन वेरी वेल प्रेडिक्ट कि ये प्रोफेशन उसने रहना चाहिए। भरणी नक्षत्र के जो कारकत्व है इसमें जनरली मंगल है और शुक्र है। तो मंगल के लिए हम एक्सीडेंट से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड जो रक्त और मांस से है उससे संबंधित लोग आते हैं। कसाई भी उसमें आ गए, प्रोफेशन जो नॉन वेज की सारे आ गए। पैथोलॉजिस्ट हो गया, उसमें अगेन इनका रोल होता है। पोस्टमार्टम का होता है, पुलिस का होता है मंगल। अगेन जो भी हमारा टेररिज्म फैलाते हैं उस टाइप के लोग सब भरणी के कारकत्व में आते हैं कि क्रूर है, ये उग्र है, उग्र स्वभाव के हैं। मोटे अनाज इसका भूसा बनता है, तो सारे अनाज भरणी के कारकत्व में। नीच कुल या नीच स्वभाव के लोग भरणी के कारकत्व में। तमोगुणी लोग, क्रूर, तांत्रिक, शव साधना करने वाले लोग, शारीरिक कष्ट या हानि पहुंचाने वाले पदार्थ या दवा, लाइक कैंसर की जो मेडिसिन है उससे शरीर को भी काफी, चाहे वो कैंसर तो दूर करती है परंतु शरीर को भी काफी नुकसान पहुंचती है। तो दैट विल बी इन द कारकत्व ऑफ भरणी इटसेल्फ। डिस्प्यूट से रिलेटेड सारे कार्य, चाहे कोर्ट कचहरी के हों, झगड़े के हों, वकीलों के हों, अस्त्र शस्त्र के हों, सारे के सारे भरणी के कारकत्व। पूर्व फाल्गुनी के कारकत्व में म्यूजिक इज द मेन। तो गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि, चित्रकार, नेम एंड फेम देने वाले, इन्हीं चीजों से नेम एंड फेम देने वाले सारे कार्य वो पूर्व फाल्गुनी के कारकत्व में। हैंडीक्राफ्ट, सूत, साल्ट को खरीदना बेचना, ये सब पूर्व फाल्गुनी का है। शहद, मुरब्बा, तेल के व्यवसाय, बालकों को शिक्षित करना हो गया, टीचिंग का काम हो गया इसमें। मांस विक्रेता, वकील, फैसला कराने वाले जितने भी
काउंसलर होते हैं या अग्नि कर्म करने वाले, ये सारे के सारे पूर्व फाल्गुनी के कारकत्व है। पूर्वाषाढ़ा के कारकत्व में वरुण इसका देवता है, आप देवता है, तो समुद्री यात्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाव, मर्चेंट नेवी, इवन नेवी, डिफेंस नेवी भी इसी के अंदर आएगी। पानी के जंतु या पानी से जितने भी हमारा व्यवसाय होते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक का हो, चाहे वो मछलियों का हो, चाहे वाटर बेस्ड प्लांट्स के हों, पानी से जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं, चाहे उसके अंदर के रत्न हो या उसके कोई भी मिनरल्स अगर पानी के अंदर समुद्र से भी निकलते हैं, तो इवन पेट्रोलियम वगैरह सब उसी से आएंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फल और फूल के कार्य, ये सब हमारे इसी के कारकत्व में आते हैं। तो now I will see one or two horoscope as Mr. Pradeep ji has permitted me today take some time, so I will take it. ये मैडोना की कुंडली है। मैडोना 16/8/1958 7:05 बे सिटी यूएसए, अमेरिकन सिंगर है, एक्ट्रेस, डांसर, डायरेक्टर, बिजनेस वूमेन, ऑथर, सॉन्ग राइटर। अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी कार्य इसने की मैडोना ने। एंड इनका मून और लग्न दोनों पूर्व फाग्नि में है, इवन गुलिक भी पूर्व फाग्नि में ही है। मंगल जो है 9th हाउस में भरणी का है। इवन मंगल को जो एस्पेक्ट प्लैनेट कर रहे हैं जुपिटर राहु, ये मंगल के ही नक्षत्र में होने की वजह से, और मंगल क्योंकि भरणी नक्षत्र में है, तो ये भी अल्टीमेटली शुक्र में ही शुक्र से कनेक्ट कर रहा है। लग्नेश खुद शुक्र के साथ बैठा है 12th हाउस में। 10th लॉर्ड शुक्र है। यहाँ पर 12th और लग्न का एक्सचेंज है। 12th लॉर्ड इन लग्न, लग्न लॉर्ड इन 12th, बट मून कनेक्टेड विद द पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र एंड सन कनेक्टेड विद द वीनस, यहाँ पे वीनस का इफेक्ट आ रहा है। तो मोर और लेस कुंडली थोड़ी सी शुक्र प्रधान ज्यादा हो गई है। इस मैडोना को क्वीन ऑफ पॉप बोला गया है, पॉप म्यूजिक इसको टाइटल दिया गया। इनमें कई सीरीज ऑफ एल्बम मैडोना ने निकाली। ग्रैमी अवार्ड विनर शी वाज। इनके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका 30 मिलियन रिकॉर्ड्स इस सेल होने का इसका रिकॉर्ड है। 30 मिलियन रिकॉर्ड्स इनके म्यूजिक रिकॉर्ड्स जो सेल हुए। रोलिंग स्टोन ने जब 100 टॉप आर्टिस्ट को लिस्टिंग किया, उसमें मैडोना का नाम है। तो दिस गिव्स ए लॉट ऑफ कि शुक्र प्रधान जो पूरा फाल्गुनी नक्षत्र है उसका उल्टा इफेक्ट यहाँ पे नजर आता है सामने कुंडली में। परंतु शुक्र यहाँ पर पीड़ित है इन द एनिमी साइन विद द सन एस्पेक्टेड बाय द मार्स। मार्स क्योंकि खुद फीमेल कुंडली में नाड़ी में हस्बैंड का कारक है, और ये तामसिक ग्रह है, केतु के साथ है, और ये राजसिक नक्षत्रों में चला गया शुक्र के, तो इसने अशुभ रिजल्ट देने हैं। एंड मार्स जो है एस्पेक्टिंग द वीनस अगेन। यहाँ पर मंगल से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड इनकी मैरिज वाज नॉट सक्सेसफुल। इनिशियली शी मैरिड इन द ईयर 1985 इन द मून वीनस दशा, चली नहीं। शी गॉट डाइवोर्स इन 1989 इन मून एंड सैटर्न। मून सैटर्न की दशा में इनका डिवोर्स हो गया। नेक्स्ट मैरिज वाज इन राहु सैटर्न दशा इन 2000। अगेन दैट वाज marriage was ended into a divorce in Rahu Venus and Rahu Sun Dasha in 2008. So you can very well see कि एक तरफ जहाँ पे पूरा फाल्गुनी नक्षत्र ने इनको नेम फेम ऐसा सभी कुछ दिया है इनको म्यूजिक इंडस्ट्री में। शी वाज वन ऑफ द टॉप पॉप आर्टिस्ट। ऑन द अदर हैंड, because of the negative effects on the Mars के, मंगल जो पति का कारक है,
राहु केतु एक्सिस पे है, साथ में इन द नक्षत्र वीनस एंड तामसिक और राजसिक ग्रहों के मिलन से यहाँ पे मैरिटल लाइफ में शी वाज नॉट हैप्पी फ्रॉम हर मैरिटल लाइफ. शी शिफ्टेड टू न्यूयॉर्क इन 1978. चंद्रमा की दशा शुरू हुई 1977 से, एंड शी had a taste of success from the moon dasha itself. और मून दशा आगे फिर ये काफी इसको सक्सेसफुल रही. इन 79 से she was a recognized pop singer and till now she is well known in this line. This is another horoscope of Adolf Hitler. इसमें 5 प्लैनेट शुक्र के नक्षत्रों में, चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में, जुपिटर पूर्वाषाढ़ा में, केतु पूर्वाषाढ़ा में, मंगल भरणी में, वीनस भरणी में. लग्न शुक्र का ही है, लग्न शुक्र के ही नक्षत्र में. Hitler was born in Austria, later shifted to Germany, and in 1933 when Rahu Dasha started, Rahu भाग्य भाव में, और राहु की दशा से इनका राइज, जो प्रॉपर राइज जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप का, वहां स्टार्ट हुआ इनका. यहाँ पे शुक्र के दोनों नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा राहु केतु से पीड़ित है, और भरणी जो है वो मंगल सूर्य सभी से पीड़ित हो रखे हैं. यहाँ पे राहु दशा जब स्टार्ट हुई, राहु 9th में है, एस्पेक्टेड बाय द 10th लॉर्ड मून, 3rd and 6th लॉर्ड जुपिटर, तो दोनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, और राहु खुद बृहस्पति के नक्षत्र में. इस दशा में 1 सितंबर 39 को जब राहु में मरकरी चल रहा था, इसने पोलैंड में इन्वेट कर दिया, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रारंभ माना जाता है. मरकरी यहाँ पे 9th लॉर्ड होके 7th हाउस में बैठा हुआ है, एस्पेक्टेड बाय द सैटर्न फ्रॉम द 10th हाउस इटसेल्फ एंड मार्स, तो ये एक विस्फोटक स्थिति पैदा करेगा. और जुपिटर का भी एस्पेक्ट है इसमें अगेन. अब राहु केतु की दशा में इसने हिटलर ने ऑर्डर दे दिए रशिया में अटैक करने को 1 जून 41 में, जिससे कि सारी की सारी जो दूसरे कंट्री थे वो सारे के सारे यूनाइट हुए. एंड हिटलर इज नोन फॉर हिज एट्रोसिटीज. द ज्यूज, जिसने 60 मिलियन ज्यूज को नरसंहार किया, 19.3 सिविलियंस एंड 29 मिलियन प्रिजनर्स ऑफ वार्स को कहा जाता है कि इसने डेथ सेंटेंस दी या गैस चैम्बर्स में डाल दी. मून दशा 1913 जिसकी शुरू हुई 1913 में, तो ये जर्मनी मूव कर गया था. 1919 में इसने अपने एक जर्मन वर्कर्स यूनियन में पार्टिसिपेट किया, उसी में फिर ये लीडर बन के आगे, जिससे नाजी पार्टी इसने बना दी. एंड फाइनली ही वाज डिक्लेयर्ड चांसलर इन 1933. मैरिज लाइफ यू कैन सी इज वेरी डिफिकल्ट. He had a lover but didn't marry her. Just on 29th April 45, 2 days before the death, he married. And 2 days after, when Russian army was very close to capture him, they both husband and wife committed suicide. तो वीनस के ऊपर वीनस मास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रह युद्ध में है 24 डिग्री 4 मिनट और 24 डिग्री 23 मिनट, और शनि का एस्पेक्ट उसके बाद भी क्लोज आ रहा है, सूर्य साथ में बैठा हुआ है. तो दिस प्रूव्स ऑल द दिस अननेचुरल डेथ जो उन्होंने गन शॉट से अपनी डेथ की. दिस इज ऑल अबाउट दिस. एनी क्वेश्चन if permits? Yes, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, सुनील जी. शर्मा सर मेरे ख्याल आ चुके हैं सर, बात हुई थी मेरी उनसे. किससे? CS शर्मा सर. हाँ आ गए वो तो.
सुनील शर्मा जी को कोई किसी के कोई प्रश्न अगर हैं तो एक दो प्रश्न ले लेते हैं। अगर प्रश्न था, किसी ने पूछा था, नाम तो पता नहीं मुझे, इन्होंने बोला कि इनका जल देवता क्यों माना गया है। आप उसमें मैंने जनरल रिमार्क्स में दे दिया था, और सुनील साहब बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, बृहस्पति जो है एक हमारे जीव की एक तरह जीव को डिनोट करता है, मूल त्रिकोण राशि है हमारी। और जब बच्चे का जन्म होता है कहीं से, तो वो उसमें गर्भ से वो निकलता है तो जल के ही क्षेत्र में माना गया है। वहां संतान की जो उत्पत्ति है जल से ही होती है वहां पे। तो संभोग और ये जल प्रजनन दोनों जल संबंध हैं, और शुक्र का नक्षत्र भी जल से संबंध माना गया है इसका, और इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इसको जल का देवता माना गया। बाकी देखिए, ये तो वैदिक साहित्य है, तो मैं कमेंट ज्यादा नहीं करूंगा कि क्यों उसका गया गया है, बट इसको प्रजनन शक्ति की वजह से ही जल का ज्यादा माना गया। और इसमें रखी सारी चीजें, नर्चर जो इनमें होता है ना, जो एक क्वालिटी होती है कि नर्चर करने की इस जल की, तो सिर्फ जल नहीं है, ये बेसिकली एक मधु इसको नाम दिया गया है कि ऐसा जल जो कि अमृत के समान है, वो जनरली माना गया है। ठीक है सुनील जी, धन्यवाद। राहुल कामत, विल टेक 1 or 2 प्रश्न सुनील जी, अगर आपकी अनुमति होगी तो। राहुल कामत जी, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते सुनील शर्मा जी। प्रश्न ये है कि पूर्वाषाढ़ा की जो नक्षत्र देवता जो है वो आप जो है आपने कहा, और वो जल तत्व संबंधित है, और उत्तराषाढ़ा की जो देवता है वो विश्व देवता हम कहते हैं, वैदिक डेटी उत्तराषाढ़ा। लेकिन आपने कहा कि आषाढ़ जो है टुगेदर बेसिकली इज कनेक्टेड विद द वाटर एलिमेंट। मूल के बाद की जो प्रक्रिया हुई, when the devas became invincible and the whole ashadha process happened, तो विश्व देवता और आप में भिन्नता क्या है और समानता क्या है, इसके बारे में आप थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे तो अच्छा होगा। देखिए, उत्तराषाढ़ा, पहली बात तो ये धनु से मकर में चला जाता है उत्तराषाढ़ा। ये जब हम इसको देखते हैं, सब एक चरण इसका धनु राशि में पड़ता है, उसके बाद उत्तरा मकर राशि में चला जाता है। पहली बात, सबसे फर्स्ट जो मेन वो है, क्योंकि शुक्र के तीनों नक्षत्रों की क्वालिटी है, ये एक ही राशि में रहते हैं, इनकी राशि चेंज नहीं होती। जबकि उत्तराषाढ़ा जो है ये अगली राशि में परिवर्तन इसका हो जाता है, तो इसमें गुण दूसरी राशि के ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ओके, तो ये मेन जो डिफरेंस जो पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा में है। नहीं, मेरा सवाल जो है वो सिर्फ देवताओं के ऊपर संबंधित है कि जो आषाढ़ जो ग्रुप है पूर्वाषाढ़ा देवता जो आपने कहा जल तत्व संबंधित है, तो इसमें भिन्नता के ये देवता सेम ही है क्या? विश्व देवता? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, अब नक्षत्रों को जो देवताओं को निर्धारण किया गया शास्त्रों में, वो बेसिकली नक्षत्रों की क्वालिटी के साथ साथ उसके जो राशि जो पड़ती है उसके बेस पे दिया गया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि आप एक से दूसरे को कनेक्टेड मानेंगे कि पहले का ये है तो दूसरे का उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि एक देवता है तो अगले का देवता उस नक्षत्र से मिलता जुलता ही होना चाहिए, ऐसा कहीं कंडीशन कोई भी नहीं है। तो शास्त्रों में इनका किस नक्षत्र के देवता क्यों दिए गए हैं, इस पे तो ये तो डिस्कशन का विषय है कि इसके बारे में कमेंट करना एक थोड़ा सा हमारे देवज्ञ ऋषियों का एक वो हो जाएगा। बट इट इज ए मैटर ऑफ रिसर्च कि किस देवता को कहाँ पे क्यों लिया गया है। बट देयर इज नथिंग इन द शास्त्र विच डिस्क्लोज कि हाँ भाई ये देवता क्यों माने गए। बट हर देवता उस नक्षत्र के बारे में काफी डिटेल में बताता है, उसकी क्वालिटी है। प्रोबेबली हमारे ऋषि मुनियों ने जो देवता निर्धारित की है उससे उसकी क्वालिटी समझने में बड़ी हेल्प मिलती है। जैसे हम कहते हैं रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र रोहण करने वाला है, काफी रोहण करता है, वो चलता है कंटिन्यूसली। शतभिषा है जिसमें हम कहते हैं कि उन्होंने 100 ऋषि 100 औषधियां इस्तेमाल की। कहने मतलब ये है कि उस नक्षत्र का जातक, उसके बाद हर कार्य को करने के कम से कम 100 इलाज होते हैं, 100 तरीके होते हैं करने के। तो एक सिंबॉलिक है कि क्या हम उसको कैसे पकड़ते हैं, उस नक्षत्र के देवताओं को या नक्षत्र के नाम को, या उससे हम स्टडी करके ये पता लगाते हैं वो नक्षत्र क्या कार्य कर सकता है। चाहे वो नक्षत्र का ग्रह देवता हो, या नक्षत्र का देवता जो साइन किया हुआ है उसको वो हो, या उसकी राशि हो, या उसको तो चरण अगर आते हैं, नमाश होते हैं, तो ये सब कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये नक्षत्र या ये चरण वाला ये पद वाला इसका ये कार्य है। एक नक्षत्र में 4 चरण है, चारों चरण के अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, मैं उतना डिटेल में नहीं गया अभी। तो हर चरण में थोड़ी थोड़ी क्वालिटी डिफरेंस है। तो जैसे देवता भी है, तो देवता भी अगेन उसके कार्य के बारे में ज्यादा बताते हैं।
करेक्ट, मतलब आप जो है वो विष्णु का ही एक रूप है, ऐसे मान सकते हैं क्या हम? क्योंकि आपके बाद विश्व देवता, उसके बाद विष्णु आएगा, श्रवण नक्षत्र का जो नक्षत्र देवता विष्णु है, तो इज इट अ कंटिन्यूम ऑफ सॉर्ट्स? क्योंकि मूल में ब्लैक होल जैसे हुआ, पूरा संवार हुआ और उसके बाद पूरा वापस रिफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स हुआ एक तरीके से। तो सुनील जी, राहुल जी, अनफॉर्चुनेटली मैं पार्लियामेंट से बिलोंग करता हूं और एक क्वेश्चन पे एक ही सप्लीमेंट्री अलाउड होती है, दो नहीं अलाउड होती है। कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जब हम दोबारा सुनील जी को बुलाएंगे आप प्रश्न पूछिएगा, अदरवाइज ये कि लंबा खिंचा जाएगा, डिबेट हो जाएगा। क्वेश्चन है, काफी रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, so that was not connecting the concept, rather than that was a research matter. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राहुल आपको सुनील जी से कनेक्ट करा दूंगा, आप इनसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, अच्छा लगेगा वहाँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। आपने जी